वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते ही हैं। आज हम टॉप 500 MCQ की सीरीज में देखेंगे अगला चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे मिलिटेंट नेशनलिज्म का युग। ये हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। स्पेक्ट्रम की बुक का आपको पूरा निचोड़ दिया जा रहा है, जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को देखते हैं। तो आज हमारा अध्याय है 11, जिसमें हम मिलिटेंट नेशनलिज्म का युग में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर कौन सी चीज़ें 1905 से 1909 तक का समय देखेंगे। अब आज़ादी की पहले की चीज़ें हम देख रहे हैं कि आज़ादी हमको कैसे मिली। 1857 का हमने देखा, क्रांति देखी, उसके बाद आधुनिक भारत में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, कैसे कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। तब 1905 से 1900 का समय क्या था, जब अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो शासन करो की नीति हो रही थी एक तरफ, तो ठीक है, एक तरफ कर्जन क्या है, फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहा था। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि वहीं भारत के कुछ बुद्धिजीवी थे जो राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ रहे थे, राष्ट्रवाद को फैला रहे थे। तो ये सारी गतिविधियां हो रही थी और इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले, इसी से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक युग में प्रगतिशील लेखकों का आंदोलन एक था। तो ये आंदोलन कैसा था? असहयोग आंदोलन के तत्काल बाद साहित्य आंदोलन शुरू हुआ, अमेरिका में गदर पार्टी का विभाजन समूह, या फिर रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट समूह का उदय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी कथन इससे संबंधित नहीं है, यानी कि प्रगतिशील लेखकों के आंदोलन से संबंधित कोई भी कथन नहीं है। अब ये आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन तो काफ़ी बात का ही था, इसके बाद का ही था, उसके पहले ये काम हो चुका था। तो आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। अंजुमन तरक्की पांसद मुसनाफिर ए हिंद या प्रगतिशील लेखक का एक भारत विभाजन पूर्व ब्रिटिश भारत में एक प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन था। तो ये क्या था, एक प्रगतिशील ब्रिटिश भारत में प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन था। साहित्यिक आंदोलन यानी कि जब साहित्य के द्वारा लोग अपने विचार लोगों तक पहुंचा रहे थे, आम जनता तक पहुंचा रहे थे। इस लेखक समूह की कुछ शाखाएं भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में मौजूद थीं। ये समूह साम्राज्यवाद विरोधी और वाम उन्मुख थे और अपने लेखन के माध्यम से लोगों को सभी मनुष्यों में समानता की वकालत करने और समाज में सामाजिक अन्याय और पिछड़ेपन पर हमला करने के लिए प्रेरित करने की मांग करते थे। 1935 में लंदन में इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1935 में की गई थी। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1936 में कोलकाता में हुई। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया, भारत में भी थी, पाकिस्तान में भी कुछ शाखाएं थी और कुछ विश्व में भी थी। तो विश्व में जैसे कि लंदन में 1935 में स्थापित की गई और कोलकाता में भारत में ही 1936 में स्थापित हुई थी। तो ये इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के बारे में बताना है। लाला लाजपत राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, वह दयानंद सरस्वती के साथ एंग्लो वैदिक स्कूल के सह संस्थापक थे। दूसरा कथन दिया गया है, वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB बैंक, और ये एक ऐसा बैंक है जो आज़ादी के पहले स्थापित हुआ था। वह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो लाला लाजपत राय के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? अब इनमें से कौन सा कथन गलत है ये हमें चुनना है। तो सही कोड का हमें चुनाव करना है। यहाँ पर आपको ये 3-4 कोड दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनमें से कौन सा कोड सही है ये बताना है। अब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आपका सिर्फ दूसरा कथन सही दिया गया है, पहला और तीसरा कथन गलत दिया गया है। यानी कि वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, लेकिन अब ये दयानंद सरस्वती के साथ एंग्लो वैदिक स्कूल के सह संस्थापक नहीं थे और ना ही ये वाला कथन सही है, मतलब कि अध्यक्ष रह चुके थे। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहला कथन दिया गया है कि तीसरा कथन गलत है, क्योंकि 1888 और 1889 में वह INC के वार्षिक सत्र के लिए एक प्रतिनिधि थे और 1920 के कलकत्ता विशेष सत्र में इसके अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। तो ये INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, तो तीसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इन्होंने कहा कि अध्यक्ष नहीं थे, जबकि अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना में मदद तो की थी, लेकिन ये इसके सह संस्थापक नहीं थे। दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, इसके अनुयायी बन गए थे और वह इसके सह संस्थापक नहीं थे। ठीक है, इन्होंने सिर्फ मदद की थी, लेकिन स्थापना करने में इन्होंने
सह संस्थापक नहीं थे इसके, और वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी थे। तो ये दूसरा कथन तो सही दिया गया है, पहला और तीसरा गलत है, इसलिए सही उत्तर हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैडम भीखाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। मैडम भीखाजी कामा का नाम याद रखना है, इनसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और वह इंडियन होम रूल सोसाइटी के महासचिव के रूप में कार्य कर चुकी थी। अब यहाँ पर सही कथन चुनना है। ये आपको कोड दिए गए हैं, पहले की तरह ही 3-4 कोड दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत दिया गया है, तो पहला कोड हमारा सही हो जाएगा, केवल एक ही सही है। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। मैडम भीखाजी कामा यानी कि जो प्रश्न में पूछा गया है, तो इन्होंने सिंह रेवाभाई राणा और मुंकेर शाह बुर्जो रजी बरे के साथ मिलकर पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, इसलिए पहला कथन सही है। तो इनके साथ ये 2 लोग भी शामिल थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वित्तीय समिति के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। नौरोजी और सिंह रेवाभाई राणा के साथ कामा ने 1905 में बर्मा की इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना का समर्थन किया। मानव अधिकारों, समानता और ग्रेट ब्रिटेन से स्वायत्तता के लिए उनकी अपील में उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता का झंडा, ये कहा था इन्होंने, ये इनका नारा था, एक तरीके से स्लोगन टाइप का जो इन्होंने दिया, ये याद रख सकते हैं। तो अब इनका नाम याद रखना है, पेरिस इंडियन सोसाइटी के साथ जुड़ा है और इंडियन होम रूल सोसाइटी के महासचिव के रूप में काम कर चुकी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, इन्होंने काम नहीं किया था। अब इन्होंने क्या किया था, सिर्फ सहायता की थी बर्मा में जो होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में, ठीक है, इसका समर्थन किया था, महासचिव नहीं थी ये, जबकि निजी सचिव थी किसकी, दादाभाई नौरोजी की, ये चीज़ याद रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं। नटू भाइयों का निर्वासन, WC रैंड की हत्या, तो WC रैंड की हत्या की गई थी, अधिकारी रहस्य अधिनियम आया था और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। तो इनको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर इनकी आपको क्रम से लगाने के लिए क्या है, इनकी डेट पता होनी चाहिए। अब ऐसे क्रम से लगाने के लिए घटनाएं अक्सर आती हैं, जैसे यहाँ तो कुछ चीज़ों का नाम दे दिया आपसे, अधिकांश तौर पर गांधी जी के आंदोलन, जैसे गांधी जी ने जो आंदोलन किए वो घटनाक्रम में लगाने को पूछ लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों की जो आंदोलन हुआ था वो भूख हड़ताल, उसके बाद चंपारण और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, ये सारे आंदोलन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं क्रम से लगाने के लिए। तो आगे ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम उनको भी अच्छे से याद करेंगे। और साथ ही साथ अब यहाँ पर ये प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर सही उत्तर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। 1897 में नटू बंधुओं को बिना मुकदमे की और तिलक और अन्य को निर्वासित किया गया, राजद्रोह के आरोप में कैद किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1897 की बात हो रही है। तो पहला जो आपको यहाँ पर दिया गया है नटू भाइयों का निर्वासन, ये हुआ था 1897 में। 1897 में ही W रैंड की हत्या हो गई थी, लेकिन अगर डेट वाइज देखें तो ये उसके पहले हो चुका था। तो पहले आपका दूसरा आ जाएगा, उसके बाद पहला आ जाएगा क्रम में, इसके बाद तीसरा आएगा और फिर चौथा आएगा। तीसरा और चौथा अधिकारी रहस्य अधिनियम कब आया, 1899 में क्या हुआ, कलकत्ता निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या कम हुई। तो फिर 1904 में अधिकारी राज अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया, तो आधिकारिक राज अधिनियम आया। फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर अधिक सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित किया, जिसे उन्होंने राजनीतिक क्रांतिकारियों का निर्माण करने वाले कारखाने के रूप में वर्णित किया। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसे घटनाक्रम दिए गए हैं। इसके अलावा और भी जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, और भी जैसे कि कई सारे हमने प्रीवियस वीडियो में समाज देखे थे, ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, तो इनसे संबंधित जो डेट्स हैं उनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये भी क्रम से लगाने के लिए पूछी जाती हैं। तो अब आपको करना क्या है, जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसमें जो जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट मिल रही है डेट वाइज, उसको अलग से नोट करते जाए, और फिर जब भी आप रिवीजन करें उस पूरी टेबल का रिवीजन कर ले। आपके 2 से 3 पेज के नोट्स बनेंगे, उसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, पर आपको वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे क्रोनोलॉजिकल ये ऑर्डर वाले, तो वो आपसे बन जाएंगे। आपके जो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न होंगे कम से कम वो तो गलत नहीं होंगे, वो आपसे बन जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर अभी हमने ये प्रश्न देखा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ यहाँ कथन दिए गए हैं। ब्रिटिश सरकार 1857 के युद्ध के बाद शिक्षा, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर और तकनीकी शिक्षा के प्रसार को दबा रही थी। दूसरा कथन दिया गया है, नरमपंथियों का मानना था कि जनता को अपने वैश्विक सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत दिया गया है, क्योंकि नरमपंथी ऐसा नहीं मानते थे। नरमपंथी मानते थे कि अगर हम सरकार से अपनी बात कहेंगे तो वो सुनेंगे उसको और वो दूर भी करेंगे समस्याओं को।
नरमपंथियों को भरोसा था कि जनता आज़ादी जीतने के लिए आवश्यक अपार बलिदान करने में सक्षम है। तो यहाँ पर गलत कथन चुनना है, इनमें से कौन से कथन गलत हैं। तो यहाँ सही उत्तर बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, क्योंकि बलिदान के पक्ष में तो ये बिल्कुल भी नहीं थे, यह हिंसावादी थे। ये मानते थे कि आराम से बात करके सारी चीज़ें हो सकती थी, और ये बलिदान वाली बात तो उग्रवादी करते थे जो गर्मपंथी होते थे। तो दूसरा तीसरा गलत दिया गया है, पहला कथन सही दिया गया है। स्पष्टीकरण देख लीजिए। ब्रिटिश शासन अब सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रगतिशील नहीं था। यह शिक्षा विशेष रूप से बड़े पैमाने पर और तकनीकी शिक्षा के प्रसार को दबा रहा था। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि भारतीय शिक्षित हों। अगर शिक्षा क्या है, शिक्षा जागरूकता लाती है, सब जानते हैं। तो अगर भारतीय शिक्षित हो जाएंगे, अगर इंडियन शिक्षित हो जाएंगे तो वो जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि वो उनके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश जो लोग हैं जो शासन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दमनकारी नीति का सामना, मतलब दमनकारी नीति भी अपनाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए वो टेक्निकल एजुकेशन, शिक्षा है, ये सब नहीं देना चाहते थे भारतीयों को। लेकिन जिन भारतीयों को शिक्षा मिली, जो बुद्धिजीवी थे, जो विदेशों में जाकर पढ़कर आए थे और इनका देख कर आए थे कि जैसे कि इनकी जो गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है, तो एक्चुअल में उनको कंडीशन का पता चला। दादा भाई नौरोजी हुए, जब इन लोगों ने अध्ययन किया तो इनको पता चला कि धन निकासी हो रही है भारत से, तो इन्हें धन निकासी का सिद्धांत दिया। लोगों को बताया कि ये कैसे भारत का धन ले जा रहे हैं, भारत को बाजार की तरफ प्रयोग कर रहे हैं, भारत से ही कच्चा माल ले जा रहे हैं। ठीक है, यहीं से लोहा ले जा रहे हैं, अपने यहाँ विकास कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर इन विद्वानों के द्वारा बताई गई, आम जन तक पहुंची। फिर उन्होंने शिक्षा के लिए मांग उठाई कि भारत में भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की बात की। तो धीरे धीरे करके फिर इन्होंने क्या किया, शिक्षा के बाद में तो सारी चीज़ें आई, शिक्षा के लिए फिर कानून भी बने, बुद्धिस्ट पैच भी आया, और भी सारे आयोग बने। लेकिन पहले ये चाहते यही थे कि शिक्षा लोगों तक ना पहुंचे। ये शिक्षा और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर और तकनीकी शिक्षा के प्रसार को दबा रहे थे। तो ये बात हो रही है, ब्रिटिश शासन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रगतिशील नहीं था। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि सारे इनके जो गवर्नर जनरल थे एक जैसे थे, कुछ ने तो काम भी किया है शिक्षा के लिए, लेकिन कुछ गवर्नर जनरल इनके ऐसे थे जो शिक्षा के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो सबका अपना अलग अलग था। और ये हम अगला जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा उसमें हम गवर्नर जनरल वाला एक टॉपिक पढ़ेंगे। वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किसने कौन कौन सी नीतियाँ लाई, कौन कौन से आयोग लाए, और किसने प्रगतिशील काम किया और किसने दमनकारी नीतियाँ अपनाई। ये सारा कुछ हम अलग से एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप सबको जुड़े रहना चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी प्रीवियस वीडियो भी देख लें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस वीडियो भी देख लें, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ पर ये बात हुई, इसके बाद आत्मप्रयास में विश्वास बढ़ रहा था। तिलक, अरविंदो, बिपिन चंद्रपाल बार बार राष्ट्रवादियों से भारतीय लोगों के चरित्र और क्षमताओं पर भरोसा करने का आग्रह कर रहे थे। एक भावना ने आकार लेना शुरू कर दिया कि जनता को औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना पड़ा, क्योंकि वे स्वतंत्रता जीतने के लिए आवश्यक अपार बलिदान करने में सक्षम थे। तो ये तो क्या है, ये गर्मपंथी जो थे, उग्रवादी जो थे, उनका कहना था। नरमपंथियों का ये मत नहीं था। तो दूसरा तीसरा गलत दिया गया है, पहला सही दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने देखे कुछ प्रश्न, इसके आगे कुछ और प्रश्न हैं इसी टॉपिक से संबंधित, जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं आप, किसी भी एग्जाम के लिए, लाइक यूपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, या फिर यूपी-SSSC के तहत होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि BDO का एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, और लेखपाल का एग्ज़ाम है। ठीक है, लेखपाल का तो खैर अभी होना नहीं है, हो चुका है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, तो अगर आप इसको देने वाले हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। RO की वैकेंसी आने वाली है, BEO की वैकेंसी भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनके ग्रुप भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टार्ट हो चुके हैं। अब इन ग्रुप में आपको क्या मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसमें आपको डेली मॉड्यूल दिए जाते हैं, आपको डेली टास्क दिया जाता है जितना आपको पढ़ना रहता है, ताकि आप टाइमली, मतलब एग्ज़ाम के बहुत समय पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, प्लस रिवीजन भी कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस क्विज दिए जाते हैं हज़ारों की संख्या में, ताकि आप बहुत अच्छे से इस सिलेबस को पूरा निचोड़ कर प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी जाती है, जिसमें आपका एग्ज़ाम जैसा पैटर्न होता है, बिल्कुल जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हैं बिल्कुल वैसे ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो ये सारा हमारा एक हिसाब से देखें कि इस प्रकार का हमारा पैटर्न होता है आपको प्रैक्टिस कराने का, सिलेबस कंप्लीट कराने का। तो ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, नंबर्स पर कॉल करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो करना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।